नमस्कार, सारथी गुरुकुल में मैं गौरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरे ही टॉपिक सिलेबस वाइज हम कवर करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर पॉलिटी से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे ही एग्जाम्स वनडे हो या पीएससी हो, एसएससी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सब सारे एग्जाम्स के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को हम हर एक एंगल से कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारी बात आसानी से समझ में आएगी। स्लोली हम पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, बट हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको अच्छे से सुने, समझें और अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएं और कंटिन्यूअसली रिवाइज जरूर करें। और जब भी एक टॉपिक कंप्लीट हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिटी पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, संविधान का भाग 1। दोस्तों, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये जो शब्द संघ और उसके क्षेत्र हैं, इसका भी एक मीनिंग है। तो हम लोग एक एक चीज को समझेंगे धीरे से। तो यूनियन मींस कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके, राज्यों का संघ है। और इट्स टेरिटरीज मतलब कि और इसके क्षेत्र मतलब राज्य के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड देयर माइट बी सम टेरिटरीज which will be acquired by government of India in future, जैसे सिक्किम एंड गोवा। इसलिए भाग का नाम रखा गया है संघ और उसके क्षेत्र, अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो व्हाट डज यूनियन मींस? इट मींस यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। स्टेट्स आर नॉट द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब इंडिया राज्यों के साथ किसी समझौते से नहीं बना है। देयर आर नो टर्म्स एंड कंडीशंस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दो वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा है, राज्यों को कई शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, बट इन ऑल वी आर यूनियन। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का पर्पस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था कि इट मींस it's not an outcome of any agreement between states, okay, and no states or group of states can secede from the union or modify their boundaries on their free will. That means कोई भी राज्य अपनी इच्छा से संघ से बाहर नहीं हो सकते, देश के नक्शे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब कि इंटरनली, जैसे आपने सुना होगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं, बढ़ते हैं, तो स्टेट्स के अंदर के चेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि दो राज्य मिलकर एक नया राज्य बना दें। तो अब से आप समझें, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि हमारा संघ भारत के राज्यों के साथ किसी समझौते से नहीं बना, एंड सेकंड, कोई भी राज्य अपनी इच्छा से संघ से बाहर नहीं हो सकते। जैसा अमेरिका, इट्स ए गुड एग्जांपल, दैट इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, मींस कि स्टेट्स को भी इक्वल पावर्स हैं और सेंटर उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकता। स्टेट्स के भी लॉज हैं, तो अगर स्टेट्स में चेंजेस करने हुए, नए स्टेट्स बनाने हुए, तो स्टेट्स की भी रजामंदी चाहिए होगी सेंटर को। दैट मींस बोथ आर इक्वली बाउंडेड, एंड दैट इज व्हाई अमेरिका इज नोन एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बट इन आवर केस, हमें सभी को पता है कि वी आर सो मच डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन। तो कल को कोई ऐसे डिस्प्यूट्स ना हो, या फिर एक स्टेट कोई दो स्टेट्स मिलकर इस तरह का कोई डोमिनेशन ना शो करें और सेंटर कंट्रोल कर सके, इसलिए ये हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद इंडिया इन ऑल टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया कि इट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरेशन भी एक यूनियन है, क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल हो सकता है। तो अमेरिका को दोस्तों इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। अविभाज्य देश के अविभाजित राज्य, मतलब राज्य भी विभाजित नहीं हो सकते बिना रजामंदी के। बट इन आवर केस इंडिया, वी आर इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। दैट मीन्स कि यूनियन, केंद्र नहीं भंग हो सकता, राज्य टूट सकते हैं, राज्य को, दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बन सकता है, लेकिन केंद्र, सेंटर, यूनियन, इंडिया एज अ होल इज कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो वी आर indestructible union of destructible states, okay.
अब बात आती है टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो टेरिटरी शब्द क्या मतलब है, ये सिर्फ यूनियन क्यों नहीं रखा गया भाग एक को? तो समझते हैं कि इसका मतलब टेरिटरी की राज्य भी हैं और भी क्षेत्र हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या इंक्लूडेड होगा? तो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज which may be acquired by government of India. Note it down, which may be acquired by government of India. It's not like that any state can acquire and claim it to be part of India. ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1। तो सबसे पहले आप ये जाने कि आर्टिकल 1 में तीन बातें कही गई हैं। ओके, कितनी बातें? आर्टिकल 1 में तीन बातें की गई हैं। देयर आर थ्री क्लॉजेस। व्हाट इज दैट? लेट्स सी। आर्टिकल 1 के पहले क्लॉज का कहना है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। और मुझे लगता है कि आप इस बात का मतलब अभी हमने जस्ट चर्चा किया समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमने फेडरेशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया। अभी अभी हमने बात की थी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज कि देयर इज नो एनी एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। हमारा देश राज्यों से किसी समझौते के तहत नहीं बना है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये कि कोई भी राज्य अपनी इच्छा से भारत से संघ से बाहर नहीं हो सकते। सो इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि कई लोगों का कहना था उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा भारत होना चाहिए। तो कंसिडरिंग बोथ, सिर्फ इस आर्टिकल में भारत इस्तेमाल किया गया, ये बताते हुए कि इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, चलिए सेकंड बात क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं हम लोग अभी। अब देखिए ये तो हो गया कि इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा तो उसमें क्या चीजें होंगी और कैसे पता चलेगा कि विच आर अंडर यूनियन ऑफ स्टेट्स, विच आर पार्ट ऑफ इंडिया? सो क्लॉज नंबर 2 ऑफ आर्टिकल 1 ने मेंशन किया कि द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर्स ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। वही राज्य और वही क्षेत्र शामिल होंगे भारत के संघ में जो जैसा प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया हो। तो यहां ध्यान रखें कि प्रथम अनुसूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जो भी क्षेत्र भारत में आते हैं उनके डिटेल को मेंशन किया गया है। तो एक बात यहां, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम्स में कि यदि कोई नए राज्य बनते हैं, राज्यों के एरिया में सीमा में कोई बदलाव होता है तो संविधान के किस अंग पर प्रभावित पड़ता है? तो ध्यान रखें अनुसूची 1। ठीक है, चलिए एक और बात। अब तीसरा क्लॉज जो हमने चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले कि जब आर्टिकल नंबर 1 के पहले क्लॉज ने कहा कि भारत, इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, उसके बाद वो चीजें वही पार्ट आएंगे जैसा फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया हो। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में करने कितना क्लियर किया फिर तीसरे क्लॉज में। इसके बाद फर्स्ट शेड्यूल में तो ठीक है होगा ही होगा, उसमें भी तीन कैटेगरीज ही होंगे। कौन से तीन? द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज विच में बी एक्वायर्ड, यानी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वैसे क्षेत्र जो अधिग्रहित होते हैं भविष्य में, और किसके द्वारा? रिमेंबर, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यह इंफॉर्मेशन दोस्तों, देखिए हमने कहा था कि कोई भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी चीजें जुड़ी होंगी हम उसी वक्त चर्चा करेंगे। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने समझा, क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 1 का, उसने बताया कि स्टेट्स एंड टेरिटरीज वो होंगे जैसा फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया हो। तो एक तो प्रथम अनुसूची प्रभावित होगी, दूसरा एक और अनुसूची है, चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, और वो क्या है? वहां पर राज्यसभा में सीट्स एलोकेशन की डिटेल्स है। तो अगर कोई नया राज्य बनता है, राज्यों की सीमा में बदलाव होती है, तो क्या होगा? सीट्स में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि आपको पता होगा राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सीट्स, है ना? तो उनकी भी चर्चा की गई। तो अगर नए राज्य बनेंगे तो सीट्स में चेंजेस तो होंगे ना।
सीट्स की संख्या कम या ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंगली चौथे अनुसूची में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 की। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 2 और आगे हम अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 की भी चर्चा करेंगे। इन दोनों ही आर्टिकल में बात की गई है अबाउट न्यू स्टेट्स। ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल 2 ने कह रहा कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, नोट इट डाउन, ठीक है, संसद कानून के द्वारा यानी कानून बनाकर उचित प्रक्रिया अपनाकर ही संभव है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। एक एक शब्द काफी महत्वपूर्ण है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नए स्टेट्स को एडमिट या एस्टेब्लिश करने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। यह अधिकार संसद को दिया गया, संसद को अधिकृत किया गया नए राज्यों के बारे में। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, टू एडमिट और एस्टेब्लिश यानी प्रवेश दिलाना, स्थापित करना नया राज्य। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि यह बात कर रहा है उन राज्यों को शामिल करने की, उन राज्यों को बनाने और संघ में जोड़ने की जो पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे। आई रिपीट, वैसे राज्य, वैसे क्षेत्र जो पहले भारतीय संघ का, भारत के मैप का, इंडियन मैप का पार्ट नहीं हो, वैसे क्षेत्रों को जोड़ने की बात आर्टिकल 2 में कही गई। आर्टिकल 2 includes those which were not part of Indian Union earlier. Got it? तो ये वर्ड्स भी ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटे एक एक वर्ड से चेंज हो जाता है आंसर। तो अगर कहीं भी इट्स अबाउट एडमिटिंग और एस्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट्स, ठीक है, अगर कहीं भी सवाल एडमिट और एस्टैब्लिश की बात की जा रही है, टोटली न्यू स्टेट्स जो इंडियन मैप में ऐड हो रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 2 होगा वो। और ये पावर किसे दिया गया है? संसद को। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता हो सिक्किम, गोवा, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, ऐसे क्षेत्र आजादी के वक्त, संविधान बनने के वक्त हमारे इंडियन यूनियन में नहीं थे, बाद में एक्वायर किया गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, क्या कि वैसे क्षेत्र जो भारत के यूनियन के पहले हिस्से नहीं रहे थे और उनको अब संघ में जोड़ा जा रहा है, तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 2। अब बात करेंगे अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लेट्स सी। Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. This is the main word. Existing states, my friends, जो राज्य पहले से भारतीय संघ का हिस्सा हैं, इंडियन मैप में वो पहले से मौजूद हैं, अगर उनसे कोई नया राज्य बनाया जा रहा है उनकी सीमा में बदलाव करके, तो ये अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 3 में। यानी आर्टिकल 3 इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग स्टेट्स विद इन इंडियन यूनियन जो भारतीय संघ का हिस्सा पहले से है। तो आई होप कि 2 और 3 में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 2 बात करता है उन राज्यों की जो पहले हिस्सा नहीं थे, किसका? इंडियन मैप का, इंडियन यूनियन का। फॉर एग्जांपल गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी एक्सेट्रा। और आर्टिकल 3 बात करता है एग्जिस्टिंग जो पहले से हिस्सा रहे हो उनमें कुछ बदलाव करके नया राज्य बनाया गया। तो यहां आप ध्यान रखेंगे एक वर्ड, क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स। क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, ओके, क्रिएट कर रहे हैं पहले से मौजूद राज्यों में कुछ बदलाव करके। ठीक है, तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है? कि दे कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन और बाय यूनाइटिंग टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट्स
टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, या दो राज्यों के कुछ क्षेत्र मिलाकर, या एक राज्य के कुछ क्षेत्र हटाकर, या फिर कुछ अनेक एक दो से ज्यादा राज्यों के कुछ क्षेत्र मिलाकर नया राज्य बना सकता है संसद, by either increasing the area or decreasing the area or changing or making modification in the boundaries or even the names। इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स में आते हैं एग्जाम्स में, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 टोटली अबाउट न्यू स्टेट्स जो पहले हिस्सा नहीं रहे हैं, ठीक है, उनको जोड़ने की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 3 वैसे क्षेत्र जो पहले से हमारे हिस्सा रहे उनमें कुछ बदलाव की बात की। एडिंग और एस्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट्स कम्स अंडर आर्टिकल 2, क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 3। अब सिंस आर्टिकल 3 में बात की जा रही है कि जो राज्य जो क्षेत्र भारत का हिस्सा पहले से है उनमें बदलाव करके नया राज्य बनाया जा रहा है, तो वी ऑल नो कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, राज्यों को भी कई शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ चेंज किया जाए तो राज्यों का भी थोड़ा तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 3 आर्टिकल 2 से यहां भी डिफर करता है। कैसे? लेट्स सी। आर्टिकल नंबर 3 में दो कंडीशंस दिए गए। क्या दिया गया? पहला, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट only on prior recommendation of president। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही संसद में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सामान्य बिल्स में पहले इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में और सारे प्रोसेस वोटिंग के होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। बट यहां कंडीशन डाला गया कि पहले संसद में पेश होने के पहले यह बिल पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेना इंपॉर्टेंट है। और एक और शर्त, यदि किसी स्टेट को प्रभावित करता है वह बिल, जो कि जाहिर सी बात है करेगा ही क्योंकि स्टेट की ही बात है यहाँ पर, तो बिल हैज टू बी रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज। बट कीप इन माइंड द प्रेसिडेंट हैज आल्सो टू स्पेसिफाई टाइम पीरियड, यानी जिस भी स्टेट राज्य से संबंधित बिल होगा, चाहे वो एक राज्य हो, दो राज्य हो, उस राज्यों के विधान मंडल, विधानसभा, प्रेसिडेंट उस बिल को भेजेंगे उनके विचार को जानने के लिए एक समय सीमा देकर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 3 में कौन से दो कंडीशंस? पहला कि यह संसद में पेश होने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंट उसे पहले कंसर्न स्टेट्स को भेजेंगे उनके व्यूज, उनके एडवाइस को जानने के लिए एक टाइम लिमिट देकर। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात बट देखिए, ये तो हमने किया, स्टेट से पूछा, बस इंपॉर्टेंट बात टू बी नोटेड क्या है कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट दे आर नॉट बाउंड बाय व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। They may either accept or reject even if the views are received in time। यानी कि संसद या राष्ट्रपति राज्यों के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। डजंट मैटर कि समय सीमा के अंदर स्टेट्स ने रिप्लाई अपने व्यूज को भेज दिया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल दोस्तों, क्योंकि इसके क्लॉजेस तो हैं, साथ ही साथ ये बात समझना होगा कि राज्यों को पूछा जरूर जाता है लेकिन उनके सुझाव बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है संसद मानने के लिए। यानी यहाँ ये हमें समझना होगा कि यह पूर्ण रूप से संसद का ही अधिकार हो जाता है राज्यों के साथ कोई बदलाव करना या नए राज्य बनाने की बात हो, यह शक्ति पूर्ण रूप से संसद के पास है। अब समझते हैं भाग 1 का आखिरी बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अभी तक तो हमने 2 और 3 में बात की कि नए राज्य संसद को बनाना होगा, अधिकार संसद यानी पार्लियामेंट को दिया गया है। 3 में हमने देखा कि राज्यों से पूछा जरूर जाता लेकिन उनके सुझाव बाध्य नहीं होते। लेकिन फिर भी प्रक्रिया तो एक प्रक्रिया होती है और हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड भी हो,
तो देखिए आर्टिकल नंबर 4 ने संसद के काम को और आसान किया कैसे। आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया कि यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है, राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन होता है या पूर्ण रूप से नए राज्य का गठन होता है, यानी कोई भी बिल जो अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित होता है, उसमें अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 के तहत होने वाली जो प्रक्रिया है, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, वह अप्लाई नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझें। यानी कि बिल्स जो होते हैं, किस किस प्रकार के अलग अलग केसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, सरकार कोई भी विधेयक लाती है तो कंसीडरिंग द सिचुएशन एंड द केस, अलग अलग टाइप के प्रोसेस है। और अगर कोई ऐसा बिल आता है जो संविधान के किसी प्रावधान को बदलने की बात करता हो, तो वहां पर संविधान के संशोधन की आवश्यकता होती है और अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह की मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो 368 के अकॉर्डिंग अगर स्टेट्स में कोई चेंजेस हो तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी अप्रूवल चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस हाफ ऑफ द मेंबरशिप, यानी हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो पार्लियामेंट को एक तरह से जो फ्री हैंड कह सकते हैं आप, कि राज्यों को बनाने के मामले में संसद को एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट फ्री हैंड दे दिया गया, यह कहकर कि 2 और 3 के संबंधित कोई भी बिल्स अगर होंगे तो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, जो भी प्रोविजंस 368 में है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो आर्टिकल नंबर 368 क्या है? वो प्रोसीजर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, संविधान में संशोधन की। तो 2 और 3 में ये अप्लाई नहीं होगा। इस तरह के जो भी लॉज बिल्स आएंगे वो सामान्य मेजोरिटी, सामान्य बहुमत और जो नॉर्मल सामान्य विधि की प्रक्रिया होती है, संसद की प्रक्रिया होती है, उससे किया जा सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 ने तो कहा ही कि संसद को अधिकार है, आर्टिकल नंबर 4 ने और आसान किया कि संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, आर्टिकल 368 का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा उन बिल्स पर जो 2 और 3 से संबंधित होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इवेंट, यहाँ एक सजेशन कि जित पॉलिटी के खासकर जहां भी आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और संशोधन की बात आए या किसी आयोग की बात आए, उस तरह से चीजों को, फैक्ट्स को आप अलग से नोट करके अपने सेपरेट चार्ट्स बनाना, क्योंकि ये काफी काम आएगा, आपके रिवीजन में भी आएगा, मेंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहां एग्जाम्पल कोट करने में भी काम आता है, इंटरव्यू में आप अपीयर होंगे वहां आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अगर किसी अपने फैक्ट्स को, अपनी बातों को इस तरह के जजमेंट्स, अमेंडमेंट से आप रिलेट करके आंसर देंगे तो आपका वेटेज जो है वो बढ़ता है। तो फ्रेंड्स 1958 के एक एग्रीमेंट नेहरू नून जी के बीच था, जिसमें सरकार ने बेरोबारी यूनियन, एक वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा है, उसे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को दिया, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आवाजें उठी, विवाद होने लगा कि हमारे भारत का एक हिस्सा किसी और को क्यों दिया जा रहा है। सरकार से पूछा गया, अब सरकार ने यहां पर इस्तेमाल किया अनुच्छेद 2 का, जिसमें लिखा हुआ था कि यह अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल किया, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 368 अप्लाई ही नहीं होता 2 और 3 में। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जो कि गारंटियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना और सरकार से पूछा कि वेल एंड गुड, ओके, वी ऑल एग्री कि आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों को ऐड और स्टैब्लिश करने का जो शक्ति है वो संसद को दिया गया है। आर्टिकल 3 भी कहता है राज्यों का कोई भी परिवर्तन सीमा में, नाम में या नए राज्य बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।
ठीक है, आर्टिकल 4 भी कहता है कि यदि 2 और 3 के इस्तेमाल से कुछ नए राज्य बनते हैं तो इसमें 368 यानी संविधान संशोधन की कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। बट आंसर और वन क्वेश्चन, 2, 3 या 4 इन किसी भी आर्टिकल्स में भारत के संघ के किसी हिस्से को देने की बात कहां की गई है, सिसेशन की बात कहां हुई है? आप 2 को फिर से पढ़ें, समझें। वो कहता है कि एडिंग और स्टैब्लिशिंग ऑफ न्यू स्टेट्स टू द इंडियन यूनियन। आर्टिकल 3 कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एरिया, चेंजिंग द नेम्स, बाउंड्रीज। तो बोथ टॉक अबाउट मेकिंग न्यू स्टेट्स, एडिंग न्यू स्टेट्स टू द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ में, भारत के नक्शे में किसी राज्य को जोड़ना, किसी नए राज्य को बनाना, लेकिन किसी भारत के और किसी अंग को, किसी क्षेत्र को किसी को देने की बात नहीं की गई है। भारत के नक्शे से कुछ एरिया उठाकर आप किसी को दे दें, यह नहीं कहा गया है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 or even under article 2 also does not covers secession of Indian territory to any foreign territories. This is not possible and you should step back. तो सुप्रीम कोर्ट के इस दखलंदाजी के बाद सरकार को कदम वापस लेना पड़ा। अनुच्छेद 4 में कहा गया था कि 2 और 3 की बात हो तो 368 अप्लाई नहीं होगा, वरना कोई भी ऐसे प्रावधान होते हैं तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो फाइनली गवर्नमेंट को 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा 1960, जिससे बेरूबारी ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ दोस्तों एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चंस कवर होते हैं कि बेरूबारी यूनियन केस कभी पूछा जाए आपसे तो ये संविधान के भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 2 या 3 से जुड़ा हुआ है। आगे हम देखेंगे प्रियम्बल वगैरह प्रस्तावना में भी है। ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस क्या था? तो अपने देश के किसी क्षेत्र को फॉरेन किसी और देश के क्षेत्र को देने की बात की गई। और 9th अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन हुआ था? 9th अमेंडमेंट 1960 किससे जुड़ा हुआ है? बेरूबारी से। जैसा मैंने कहा, जजमेंट्स हो, अमेंडमेंट्स हो या आयोग के नाम हो, इन्हें आप अलग से नोट करिएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल है दोस्तों, 1974 के आसपास ही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था और बातें चली आ रही थी। फाइनली 2015 में 100वां संशोधन हुआ, 100 अमेंडमेंट, जिसके तहत 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए और 51 इंडिया को मिले। तो 51 और 111 इनक्लेव्स यानी क्षेत्रों का, एरियाज का लेन देन हुआ था। तो जैसा हमने समझा, इसके लिए भी संशोधन किया गया था, 100th अमेंडमेंट। और चूंकि कुछ एरिया दिए गए तो जाहिर सी बात कुछ राज्यों पे भी प्रभाव पड़ा होगा। तो हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 1 का क्लॉज 2 याद करें आप कि जो भी स्टेट्स और टेरिटरीज इंक्लूड होंगे वैसा ही जैसा प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाए हो। तो असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के कुछ डिटेल्स वहां पर चेंज किए गए फर्स्ट शेड्यूल में। एक इंपॉर्टेंट बात, 1969 में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि यदि अगर कुछ क्षेत्र को आप दे रहे हैं तो आपको संशोधन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल और केवल बाउंड्री डिस्प्यूट्स की बात हो, अगर बाउंड्रीज कहां से कहां तक होंगे, कौन से एरिया है बाउंड्रीज में, तो बाउंड्री डिस्प्यूट से बात हो तो वो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव प्रोसेस से किया जा सकता है। नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है गवर्नमेंट की, उससे हो सकता है, वहां पर संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई होप आर्टिकल 1 to 4 आपने अच्छे से समझा, जिसमें 1 में बात की गई इंडिया यूनियन एंड टेरिटरी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं और प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया जैसा। 2 और 3 में बात की नए स्टेट्स के बारे में, 2 में जो और इंडिया के पार्ट नहीं रहे हों, और 3 में बात की गई जो एग्जिस्टिंग हो। इसलिए 3 में 2 कंडीशंस डाले गए। पहला कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा कि प्रेसिडेंट को कंसर्न स्टेट्स को भेजना होगा उनके एडवाइस जानने के लिए। हालांकि स्टेट्स के एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं है संसद या राष्ट्रपति। और आर्टिकल 4 ने कहा कि 2 और 3 से जुड़े किसी भी बिल्स में 368
यानी संवैधानिक संशोधन के कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। साथ ही साथ हमने जाना कि जब बेलूबारी ट्रांसफर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आर्टिकल 2 हो या 3 दोनों ही अपने किसी क्षेत्र को किसी को देने की बात नहीं करते हैं, जिससे सरकार को 9th अमेंडमेंट करके बेलूबारी ट्रांसफर किया गया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी और आप आशा करता हूं कि आप अच्छे से लेक्चर्स को समझकर अपना नोट्स बनाएंगे और इसी तरह से हम आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करते हुए पूरे पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें और पॉलिटी ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी डाउट हो, प्रिपरेशन फेज में किसी तरह का कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। वी द सात्विक गुरुकुल टीम विल ऑलवेज बी विथ यू। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।